हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 40 और इससे पहले हम 39 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उन पार्ट्स को तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी की, वहां आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। या फिर इसी वीडियो के नीचे आप एक वीडियो को मैं कोई लिंक दे दूंगा, तो आप इस वीडियो के नीचे भी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे भी कि पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और ठीक वैसे ही अगर ये सारे के सारे पार्ट आप तैयार कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो एनटीपीसी की वैकेंसी है, अच्छे खासा स्कोर आप गेन कर पाएंगे और आप सिलेक्शन एक सीट पक्की कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तैयारी को बेहतर बना सकें। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है। तो देखो, जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमेशा एक काम करया करिए। यहाँ पर देखो कि क्या ऐसा कोई वर्ड है जो कॉमन हो इसमें भी और इसमें भी, पहले और दूसरे में। तो आप कहेंगे जी जे एल दोनों में आ रहा है, तो अब यहां भी कोई एक चीज कॉमन होगी। क्या? इज और इज। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि जी जे एल जो है इसका मतलब है इज। कंफर्म। अब आगे देखो, इसके बाद अगला यहां देखते हैं। यहां पर इसमें और इसमें कंपेयर करो। अब देखो यहां पर क्या कंपेयर करेंगे, तो इसमें से देखो मिल रहा है के जे एच और के जे एच, हमें दूसरे और तीसरे में देखना है। ठीक वैसे यहां पर कुछ मिल रहा होगा राम और राम, मतलब तो के जे एच जो है दोस्तों, इसका मतलब हो गया है क्या? राम। तो यहां पर लिखेंगे राम। समझ में आ गया। अब देखो पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है इट का मतलब क्या है। तो इट के लिए हम अब कंपेयर करेंगे लास्ट वाले में और पहले वाले में। तो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, सीबीएम और सीबीएम मिल रहा है। तो यहां पर कुछ वर्ड भी कॉमन होगा, कार और कार। तो देख लो कि सीबीएम का मतलब क्या हो गया, सीबीएम का मतलब हो गया कार। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है इस भाषा में इट का क्या अर्थ है। तो आप जरा ध्यान से देखो, पहले वाले का इज का मतलब हमें पता है सीजीएल होता है और कार का मतलब सीबीएम होता है, और इट का मतलब एक बचेगा। तो सीबीएम हमें पता है, सीजीएल पता है, तो टीयूओ नहीं पता है और यहाँ इट नहीं पता है। तो टीयूओ का मतलब हो जाएगा इट दोस्तों। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। दोस्तों, अगर आपको टाइम बचाना होता है तो एक काम किया करिए, पेपर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल पे आप बैठे हो तब की बात कर रहा हूँ, आप ये मत पढ़ा करिए डायरेक्ट। ठीक है, जब कभी अनुपात समानुपात ऐसे करके दिए हो तो आप डायरेक्ट इस पे आ जाया करिए। यानी कि कह रहा है कि न्यायालय को हम न्याय मिलता है, न्यायालय में न्याय मिलता है, तो महाविद्यालय में क्या होती है? शिक्षा मिलती है। तो बस ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये कथन है, मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न बताता हूं ताकि आपका टाइम भी बचे और अब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है दोस्तों कि कम से कम समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको तैयार करवाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपका टाइम लॉस ना हो। तो देखो प्रश्न क्या है, क्या भारत में प्लास्टिक बैग बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अब आते हैं तर्क में। यानी कि अगर कहा जा रहा है कि प्लास्टिक बैग जो हमारे भारत में वो बैन हो जाने चाहिए, तो अब क्या होता है तर्क में, कह रहे हाँ यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां फैलती हैं। तो देखो किसी ने सहमति जताई कि हाँ भाई प्लास्टिक के बैग बंद हो जाने चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं और कई बीमारियों को जन्म भी देते हैं। तो इसकी बात हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए। अब दूसरा देखो, कह रहा है नहीं, नहीं मतलब है कि दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है नहीं नहीं बैग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो प्लास्टिक बैग है वो बैन नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षक ना हो। तो दोस्तों ये देखो, अगर हम किसी के आकर्षक और रंग को देख करके हम इसलिए बैन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो अच्छा देखने में लगता है जबकि बीमारियां फैला रहा है, तो हम बताओ पहले बीमारियों से बचेंगे कि रंगीन आकर्षक को लेकर के बैठेंगे? तो आप कहेंगे हमारे लिए बीमारियों से बचाना जरूरी है, तो बीमारियां फैल रही हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे? रोकेंगे। आकर्षक हो या ना हो तो बाद की बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल पहला सही उत्तर हो जाएगा।
अब मान लो ये कह दे कोई कि प्लास्टिक जो लाल रंग का होता है उसको खाने से क्या होता है कि पेट में जम जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होती थोड़ी देर के लिए। मान लो कि अगर हम लाल रंग की प्लास्टिक खाते हैं तो वो जम जाती है पेट में, वो पचेगी नहीं। लेकिन अब ये कह दिया जाए कि लाल रंग की प्लास्टिक खाने में स्वादिष्ट होती है, तो आप बताओ खाओगे आप खुद ही नहीं खाएंगे ना, कहेंगे स्वादिष्ट तो है लेकिन हमें पचेगी ही नहीं आगे, ये भी तो देखना है। तो ठीक वैसे यहाँ भी वही हाल है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी, तो अमिका चरण मजूमदार ने की थी। ये याद रखना, रिपीटिंग क्वेश्चन है। अब देखो एनटीपीसी में पिछली बार जो पेपर आया था इसी में पूछा था कि कौन से अधिवेशन में यानी कि किस सन में नरमपंथी और चरमपंथी दो दलों में विभाजित हो गया था, कौन, कांग्रेस। ठीक है, तो आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे देता हूं 1905, 1906, 1908 और 1907। ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सही है, यानी कि किस वर्ष नरमपंथी और चरमपंथी दो दलों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। ठीक है, और 2016 में फिर मिल गई, 1916 में फिर मिल गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ग्राफ का क्वेश्चन, और ग्राफ वाले क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं और ये टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपका टाइम भी चबा जाएंगे, खा जाएंगे यानी कि, और आगे के क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ के लिए मैं सजेशन करूंगा आपको कि जब भी आप क्वेश्चन हॉल में वहाँ पेपर माफ कीजिएगा, वहां पर जब आप क्वेश्चन पेपर के सामने बैठे हो एग्जाम हॉल में, तो आप सबसे पहले ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनमें बहुत टाइम मत दीजिएगा। आ रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप इनको अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए कुल खातों में से लगभग 15% खाते खोले गए हैं। यानी कि देखो यहाँ पर देख रखें खाते कितने खोले गए हैं, तो मार्च 2010 तक इतने खोले गए हैं, मार्च 2011 में इतने, और ऐसे करके डेटा देख रखा है। ठीक है, तो अगर आप इन टोटल कर लोगे आप इन सबका, तो ये सबका टोटल आएगा 498.77। अब आप कहेंगे इतना जल्दी आपने कैसे बता दिया, इतना आएगा। तो मैंने दोस्तों इसको अभी अभी वीडियो रोक करके मैंने इसको पहले ऐड किया था। ऐड इसलिए किया था कि आपका टाइम बच जाए। मेरा मेन मकसद है कि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा पाऊँ। तो टोटल इसका हो जाएगा 400, ये 98 लिखा हुआ है, 498.77। अब देखो टोटल कितने हैं यहाँ पर, तो टोटल में देखो इसको और आसान करते हैं, इसको पॉइंट पॉइंट हटा के हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं 500, क्योंकि 500 के आसपास है। तो इसको आप मान के चलो मोटा मोटा कि ये लिखा है 500, ये 500 है, इसको मैं और हटा देता हूँ 500। ठीक है, अब देखो ये 500 लिखा हुआ है। अब कह रहा है कुल खातों में से, तो कुल खाते मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि 500 खोले गए थे। अब 15% खाते खोले गए थे, तो अब इसका 15% आप निकाल लो, ये हो जाएगा 15% का, 0 0 कटेगा, 15 पना 75, यानी कि 75%। जहां कहीं भी लिखा होगा आसपास 75 हम समझ जाएंगे वही प्रतिशत नहीं है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये केवल 75 है। तो देखो 75 के आसपास कौन सा, यही तो है मार्च 2010 वाला, बाकी ये सारे के सारे ऊपर हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मार्च 2010 वाला, यानी कि पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर वही ग्राफ आ गया है, अभी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ये ग्राफ, तो इसको तोड़ के रख देंगे आज। देखो इसमें कह रहा है कि नंबर, ये चलो छोड़ो क्वेश्चन में आओ डायरेक्ट। पहले कह रहा है पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले गए, यानी कि स्टार्टिंग के 3 साल में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने खाते खोले गए, तो इतने ही तो खाते खोले गए होंगे। तो इन सब का आप टोटल कर लीजिए। जब आप टोटल करेंगे तो एक काम करिए, इनको हटा करके थोड़ी देर के लिए आप कर दीजिए पॉइंट, इसका पॉइंट के बाद 76 लिखा है यानी कि 76, और इसमें है तो इसको हम एक बढ़ा देंगे। एक बढ़ाने का मतलब एक पॉइंट पॉइंट मिल करके एक बन जाएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा होगा लेकिन हम एक मान के चलते हैं। तो 73 को हम 74 लिख सकते हैं। अब डाउट तो नहीं किसी को, आप में से बताएंगे अगर डाउट है तो। देखो पॉइंट के बाद ये लिखा है 5 जीरो, ये जीरो, पॉइंट पॉइंट मिल करके एक बन जाएगा टोटल। और एक को हमने 73 में से एक जोड़ दिया 74। अब इसको लिखो 104, तो ये हो जाएगा 104, 138 हो जाएगा, तो 138 इसको आप जोड़िए, तो 8 4 12 और 4 4 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 4 16, 7 3 10 1 11,
और 1 2 1 3 यानी कि 316 हो जाएगा। समझ गए आप? तो यही बोला जा रहा है 316। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे कंप्यूटर से संबंधित 4 वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, यानी कि एक जैसे ही हैं, और एक असंगत है। तो उसको बताना है कौन सा इनमें से अलग है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क और सीडी, ये तीनों की तीनों अगर ध्यान से देखा जाए तो इनपुट डिवाइसेज हैं। कौन सी? इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जिनके अंदर डेटा भेजा जाता है। और मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर का मतलब जो टीवी स्क्रीन आप कंप्यूटर के देखते हैं वही मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर में सब कुछ देखा जाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। जैसे स्पीकर, गाना हम बजाएंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, उसके अंदर गाना जाएगा, लेकिन हमें निकल कर बाहर आएगा कैसे? साउंड के थ्रू। तो इसका मतलब जो साउंड होता है वो आउटपुट डिवाइस है। वैसे मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्क्रीन में हमें दिखता है। मान लो कीबोर्ड में हमने कुछ दबाया, तो कीबोर्ड में दबाया जो है वो उसके अंदर जा रहा है, यानी कि इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में दबाना इनपुट डिवाइस, और उसके आगे जो निकल कर आएगा स्क्रीन में दिखेगा हमको, वो आउटपुट डिवाइस है, यानी कि उसका रिजल्ट जो दिखता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो बस मॉनिटर आउटपुट है, बाकी सारे इनपुट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा है डायरेक्ट प्रश्न में हम आते हैं। क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? कह रहा है कि शाकाहारी जो भोजन है भारत में, क्या बंद कर देना चाहिए? तर्क में क्या कहता है? नहीं, यह प्रोटीन व अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि शाकाहारी भोजन हमें बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए? क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, खनिज पदार्थ भी हैं, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है ना? और बहुत सारे लोग इसको खरीद भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है। तो अच्छी बात है भाई, हमें प्रोटीन भी मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, लोग खरीद भी सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि नहीं बंद करना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा। ठीक है, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि जो शाकाहारी लोग हैं वो शाकाहारी ही खाते हैं, और अगर शाकाहारी ही बंद हो जाएगा तो लोग शाकाहारी वाले क्या करेंगे, क्या खाएंगे? तो इसका मतलब उनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। वो आज़ाद है ना, शाकाहारी खाएं या मांसाहारी। तो अगर हम शाकाहारी बंद ही कर देंगे तो उनके पास ऑप्शन केवल मांसाहारी बचेगा, जबकि वो मांसाहारी खाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। तो ये बात भी सही कही जा रही। तो बहुत अच्छे तरीके से बोला है इस कथन में, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। पहला और दूसरा दोनों ही सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मजा आ रहा हो तो आप एक बार लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, आपसे विनम्र विनती है, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है और हम नई नई वीडियोस आपके लिए बना कर लाते हैं। देखो चलो पढ़ो, यहाँ पर आगे आते हैं। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर 33 53, इसको थोड़ी देर 33 15 इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। अब देखो जो 1000 है वो किसका क्यूब होता है? ये होता है 10 का क्यूब। अब कहेंगे 17 28 किसका क्यूब होता है? तो ये होता है दोस्तों 12 का क्यूब होता है। और ये 49 13 किसका होता है? ये होता है 17 का क्यूब होता है। ठीक है, समझ गए? अब जो 33 15 होता है ये किसी का क्यूब नहीं होता है, तो ये तो सिमिलरिटी नहीं हुई भाई, इसको भी क्यूब किसी न किसी का होना चाहिए। तो यही अलग है तीनों में से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें डायरेक्ट सीरीज में आते हैं, और सीरीज में देखो क्या लिखा है, ए बी सी सी और ऐसे करके लिखा है। अब इसको फिल करना है, क्या आएगा? तो देखो ए, इसका सी, यानी कि एक एक का गैप किया है। ए के बाद बी गैप सी आ गया है, सी के बाद डी गैप ई आ गया है, ई के बाद एफ गैप जी आ गया है, जी के बाद एच गैप होगा और क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब देखो लास्ट वाले बी सी डी ई, तो क्या आएगा? एफ आएगा। यानी कि लगातार दे रहे हैं, दूसरे वाले लेटर देखो बी सी डी ई, तो आगे क्या आएगा? एफ, तो आई एफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब इसको देखते हैं, ये कई बार आता है और हर एक सेट में पूछा ही जाता है। अगर आप में से हमारे दोस्त लगातार जुड़े होंगे तो उन्हें जरूर पता होगा कि ये ऐसा क्वेश्चन हर एक सेट में मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो जिन्हें ये पता है, ये बात पता है, तो आप जरूर बताना एक बार। देखो कह रहा है कि प्लस का अर्थ है भाग, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपको देखने के लिए, ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि स्क्रीन में फिर हट जाएगा अगर मैं ज्यादा जूम करूंगा तो। ठीक है, अब देखो प्लस है, पहले 15 लिखो आप। प्लस प्लस को हम क्या लिखते हैं? भाग, तो आप भाग लिख दो। ये है 3, माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है? जोड़, यानी कि प्लस हो जाएगा। और 8, यहाँ पर देखो भाग है, भाग को हम क्या लिखते हैं?
यहाँ पर कहीं लिखा है भाग का अर्थ है गुणा, तो आप गुणा लगा दो और ये हो जाएगा 9। फिर देखो ये गुणा लिखा हुआ है और गुणा का अर्थ क्या है घटाना, तो हो जाएगा घटाना और 7। ठीक है, अब देखो जब कभी कई सारे चिन्ह आते हैं बोडामास में तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं भाग वाले को, फिर आता है गुणा, जोड़ और फिर घटाना आता है। ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये गलती करते हो आप लोग तभी गलत हो जाता है पेपर में। आज के बाद गलत नहीं होगा। देखो पहले भाग को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से भाग देंगे, 3 पछे 15, 5 आएगा, प्लस का 8 और गुणे में 9, या मैं इसको और भी सॉल्व कर देता हूँ आसानी से। तो देखो ये आ गया और भाग के बाद गुणा सॉल्व करना है, तो ये प्लस लगा है, गुणा को क्या लिखेंगे 9 72 हो जाएगा, माइनस का 7 लिखा है। अब जोड़ दो इन दोनों को, तो 72 5 हो जाएगा 77, और 77 में से 7 हटा दो क्योंकि ये वाला, तो बचेगा कितना 70 यानी कि 70 बचेगा। बस सही उत्तर हमारा कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। 1 नंबर आपको मिल भी गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो 1 नंबर से आप पता है कितने लोगों को पीछे कर सकते हो, हजारों लोग पीछे होते हैं। रेलवे के देखो पेपर कितने फॉर्म पड़े इसमें, तो इसमें बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं। अगर 1 नंबर आप ज्यादा लाते हैं तो कई हजार बच्चों को आप पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए बी का दोगुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है और ए डी का कितने गुना है। तो देखो दोस्तों इसको सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी सी और डी, 4 लोग हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम पहले बी को उठाएं कि डी को उठाएं। तो देखो ए जो है बी का दोगुना है तो बी हमें पता हो जाएगा, और बी जो है वो डी का दोगुना है, यानी कि डी पता करें पहले, और डी सी का 3 गुना है। तो देखो डी जो है सी का 3 गुना है और जो ए है वो डी का कितने गुना है ये बताना है। तो लास्ट से पकड़ो यहाँ से, डी सी का 3 गुना है। मान लो कि अगर सी 1 है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, जो डी है वो 3 गुना है सी का, तो सी 1 ये 3 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर बी जो है डी का आधा है, तो डी का आधा कितना हो जाएगा भाई, डी 3 है तो ये हो जाएगा 3/2। अगला ए जो है बी का दोगुना है, तो ए ये है और बी का दोगुना 3/2, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2 का दोगुना करेंगे 2 से 2 कटेगा यानी कि 3 आ जाएगा। समझ गए आप, तो ये अनुपात इनका बनेगा ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है ए डी का कितने गुना है ये बताना है। तो ए डी का कितने गुना है, तो ये ए है और ये डी है, तो आप बताओ कितने गुना है, बराबर ही तो है दोनों, तो 1 गुना है, 1 गुणे 1 तो 1 गुणे 1 बराबर है। तो जब अनुपात बराबर होते हैं तो उसको 1 गुना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, फिर सीरीज वाला आ गया है। तो सीरीज वाले जितने प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो ये जितने मैं करवा दूंगा क्वेश्चन पेपर से, यहीं से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रीजनिंग की भी, मैथ की भी, और जो साइंस वगैरह के क्वेश्चन हैं वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेंगे, वरना रीजनिंग और जीएस जी के ये तो आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। मैथ के भी बहुत सारे चैप्टर्स यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार अगर आप देख रहे होंगे, देखो 1 के बाद 8 आया है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, और अब बताओ 1 2 3 4, अब अगला क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब होता है 55, 25 पंचे 125। तो देखो 125 कहाँ है, ऑप्शन नंबर चौथे में दे के रखा है, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ, देखो अब आप कहेंगे इंग्लिश में क्यों आ गया है, तो देखो इंग्लिश में इसलिए आया है कि जिस कैंडिडेट का हमने क्वेश्चन पेपर लिया है, ये क्वेश्चन पेपर, उसने इस वाले क्वेश्चन को इंग्लिश भाषा में सिलेक्ट करके देखा था। मान लो हिंदी में उसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इंग्लिश में किया था, आप भी ऐसे ही करना। अगर आपको कोई हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में कर लेना, या फिर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में कर लेना। वहाँ बगल में दिया होता है लैंग्वेज चेंज के, तुरंत चेंज हो जाएगा वो क्वेश्चन, केवल वही क्वेश्चन चेंज होगा। आप डरिए मत कि अगर ये वाला हमने इंग्लिश कर दिया तो बाकी सारे इंग्लिश आएंगे, नहीं, बाकी सारे फिर हिंदी में आने लगेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, 15 इंग्लिश, 10 हिंदी, 5 दोनों ही पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो 15 है ये गलत होगा। अब आगे देख लेते हैं फिर पता चल जाएगा क्या है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग ओनली इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश पढ़ने वाले जो हैं वो 15 हैं, हिंदी पढ़ने वाले 10 हैं, और दोनों विषय यानी कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले 5 हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग ओनली इंग्लिश, तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं। तो इसको पहले हम बना लेता हूँ, एक ये सर्किल हो गया और दूसरा वाला ये सर्किल हो गया है। अब मान लेता हूँ मैं इसको कि ये है इंग्लिश और ये वाला हो जाएगा हिंदी। ठीक है,
अब देखो, सबसे पहले वो देखा करो जो दोनों में कॉमन हो। तो 5 विद्यार्थी दोनों में है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5। ठीक है। अब देखो कह रहा है इंग्लिश पढ़ते हैं 15 लोग, तो इंग्लिश तो यहाँ 5 पढ़ रहे हैं और कितने बचे 10, क्योंकि 10 5 15 हो जाएंगे पढ़ने वाले। 10 हिंदी पढ़ते हैं, तो 5 हिंदी तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 और बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि 5 5 10, तभी तो 10 होंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 10। अब कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश का अध्ययन करने वाले कितने हैं? तो केवल का मतलब होता है जो किसी भी सर्कल के अंदर नहीं होता है, मतलब ये इस सर्कल के अंदर ये भाग है तो ये भाग हटा दो, केवल ये वाला बचेगा, ये वाला पार्ट इंग्लिश का, और ये वाला केवल हिंदी का है। तो केवल 10 स्टूडेंट ही तो ऐसे हैं, तो ये हो जाएगा 10। दोस्तों देखो यहाँ पर दिया गया था 15, मेरे हिसाब से देखो 10 5 15 5 20, टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है। तो आप एक बार जरूर बताना कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि नंबर जो 15 है इसी में 20 होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन पेपर तो पूरा हो गया, 100 तक क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम आगे करने वाले हैं। तो ये शिफ्ट देख लो, आप जो पूछते हो ना कि कौन सा शिफ्ट है सर, तो आप देख लो टेस्ट कब हुआ था, 20 जनवरी 2021 को हुआ था। शिफ्ट कौन सी थी? शायद सुबह की थी, 10:30 से 12 वाली, दोपहर वाली रही होगी ये, 10:30 से 12 वाली शिफ्ट थी। ठीक है, याद रखना, एनटीपीसी वाला। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि करंट अफेयर का था, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है और ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब आप याद रखना कि अगला जो 2024 वाला है उसको याद रखना। ठीक है, डेटा जो है आपके पास वो जरूर याद रख लेना कि ऑरेंज कब किसको मिला, क्या क्या हुआ। ये अगला देखो, ये भी देखो करंट अफेयर का है, ये तो हालांकि अब रिपीट भी नहीं होगा तो इसको छोड़ ही देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लगातार कितने सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के दे के रखा था। आप चौथा से शुरुआत करते हैं। अगला है LMNOPQR और S एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो जो जो बोला जा रहा है वही डायरेक्ट करते जा रहे हैं। एक मान लिया कि हमने ये सर्कल है बड़ा सा, ठीक है, इसको इधर खींच ले जाते हैं, ये है सर्कल। अब इसमें से कितने लोग हैं? 8 लोग हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने बराबर बराबर दूरी इसलिए लिया है क्योंकि कई बार बोल देता है कि उसके सामने बैठा है, ये बैठा है, तो भी दिक्कत ना हो, आप भी ऐसे बनाया करिए। ठीक है। अब कह रहा है देखो एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो मान लो कि अगर आर यहां पर है तो एस इधर होगा। क्यों? क्योंकि आर का मुंह इधर की तरफ है, तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। समझ गए आप? तो सारी बात यहीं पर कर रहे हैं, तो जितने भी लोग होंगे सबका लेफ्ट इधर की तरफ होगा एंटी क्लॉक, और क्लॉक वाइज जो होगा उनका लेफ्ट साइड होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है पी एन के बाईं ओर बैठा है, तो अभी हमें वो लेना है जो आर और एस के बारे कोई एक में बताते हो, या तो आर के बारे में या एस के बारे में। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पर आर ओ के दाईं ओर बैठा है, तो देखो आर जो है ओ के दाईं ओर, तो अगर ओ इधर है तो इसके दाईं ओर आर ही तो बैठा है। अब हमें ऐसा लेना है कोई जो स्टेटमेंट है जो ओ आर एस इन तीनों में किसी एक के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर ओ एन के दाईं ओर बैठा है, तो एन के दाईं ओर, तो मान लो अगर एन यहां पर बैठा है तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है? ओ बैठा है। अब इन चारों में से कोई अगर एक के बारे में बता रहा है तो हम उस क्वेश्चन को लेंगे, उस सेंटेंस को हम ले लेंगे। अब देखो कह रहा है, यहाँ देखो पी एन के बाईं ओर बैठा है, तो पी जो है वो एन के बाईं ओर है, तो एन का बाईं ओर इधर होगा तो पी इधर होगा। पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है, तो एल को अगर हम इधर कर देते तो इसके दाईं ओर पी हो जाएगा और इसके बाईं ओर ये हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, तो आप बताओ जो Q है इसके दाहिना इधर ही तो होगा और यहीं पर Q होगा। क्यों? क्योंकि जो Q है S के दाहिने है, तो इसका दाहिना किधर होगा? इधर की तरफ होगा, और Q यहाँ पर बैठा हुआ है। अब एक बचा है, तो आप आंकड़ा लगा लो इनमें से गिनकर कौन एक बचा होगा। तो मैं कहता हूं मेरे हिसाब से शायद M बचा होगा, क्योंकि M नहीं दिया, बाकी सारे दिए हैं। अब जो भी पूछा गया यहीं से आप आराम से निकाल लो। यहाँ पर कह रहा है M के दाईं ओर कौन बैठा है, तो आप बताओ कि M का दाहिना तो इधर होगा, तो इस तरफ कौन बैठा है? L बैठा है। सही उत्तर पहला वाला हमारा हो जाएगा। अगला देखो, x बराबर 5 और y बराबर 2 पर
ये लिखना है, अब ये का मान बताना है। तो देखो इतना बड़ा सा अगर इसका मान निकालने बैठोगे ना बहुत टाइम लगेगा। जरा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ, दिमाग लगाओ। क्यों? क्योंकि ये किसी का होल स्क्वायर लेके रखा है। तो देखो अगर 16 को हम लिखते हैं तो लिखते हैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। और आगे देखो ये 25 जो लिखा है ना, 5y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं इसको एक काम कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा सा यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए और इसके बाद माइनस। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस लगा था, 5y का स्क्वायर आएगा, मतलब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? देखो यहाँ पर लिखा था 16x की पावर 4 प्लस का 25y स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा था 40x स्क्वायर में y। तो देखो मैंने इसको मान लिया है कि a का स्क्वायर लिखा था और ये लिखा था b का स्क्वायर, और माइनस के लिखा था 2a इंटू में b। तो आप बताओ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है? आप कहेंगे ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर माइनस होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही हमने किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से आप चाहें तो आसानी से वैल्यू रख सकते हैं। x की जगह पे रखना है 5, तो 5 25 और चौको 100, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं बची है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? x, और x से हम 5 और 5 के स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25। माइनस का 5 लिखिए और y की जगह में क्या लिखना है? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। बस स्क्वायर करा दीजिए, 25 चौको 100 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बस 100 में से 10 गया तो 9, और यानी कि 90 बचेगा। 100 में 10 गया तो 90। 90 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 9 8100। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, क्योंकि अभी हम इतना सक्षम नहीं है दोस्तों कि अच्छा खासा नेट हो, हमारे पास वाईफाई हो। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपकी मदद हो और हमारा भी काम चलता रहे। ठीक है, तो आने वाले समय में आपका जब प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो ज़रूर हम इसके लिए और भी अच्छी सुविधा लाएंगे, क्योंकि अभी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है हमारे पास। मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चंस की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे लूँगा, तो आप एक बार देख लेना। अगले वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अगला वाला पार्ट खुल जाएगा। वहाँ पर हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके आगे के जितने भी दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और कुछ पूछना या कहना चाहते हैं दोस्तों, या कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं कि और बेहतर हम वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और आप सबकी जो बातें हैं उस पर ज़रूर गौर करेंगे। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ दोस्तों हमने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं स्टेशन पर जाकर के, जो लोग वहाँ के रेलवे कर्मचारी हैं, तो उनसे हमने फेस टू फेस बात करी है। तो अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो भी इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, रेलवे इंटरव्यू के नाम से। उस पर क्लिक करके आप इंटरव्यू वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटे काम होता है, और तैयारी उन्होंने कैसे करी थी, कौन सी बुक से, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पूछा है उनसे। तो आप वो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नए पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।